हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई आप सभी की बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर 13 दोस्तों हमारा इकोलॉजी या पारिस्थितिक के ऊपर बेस्ड है, यानी जीव और समष्टियां के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो पारिस्थितिकी होती है या इकोलॉजी होती है, इसकी बेसिक जानकारी जो है हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो भी परिस्थितिकी होती है इसके बारे में, तथा साथ ही साथ पारिस्थितिकी जो भी यहाँ पे सामान्य शाखाएं होती है, तथा इसके अलावा आपको समुदाय व पॉपुलेशन के मध्य, कम्युनिटी और समुदाय के मध्य आपको अंतर बताएंगे, यानी पॉपुलेशंस और कम्युनिटी के मध्य अंतर भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र या मुख्य रूप से यदि हम सबसे पहले तो बात करते हैं पारिस्थितिकी की, तो देखिए पारिस्थितिकी या इकोलॉजी होती क्या है। तो देखिए इकोलॉजी शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है अर्नेस्ट हेकल। तो हेकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। चलिए वहीं इसके बाद यदि हम देखें पारिस्थितिकी की, तो देखिए पारिस्थितिकी शब्द जो इकोलॉजी है यह मुख्य रूप से दो टर्म से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए पहला शब्द है इको से बना है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है वास स्थान, यानी हैबिटेट, जीवों के रहने का जो स्थान होता है उसको ही हम वास स्थान या घर कहते हैं। और देखिए लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी टू स्टडी। तो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी किसी भी जीव के पर्टिकुलर आवासों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, नॉर्मल तौर पर पारिस्थितिकी कहलाता है। और सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया। वहीं इकोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है, पहला है ओइकोस जिसका मतलब होता है वास स्थान, या इंग्लिश में इसको हम हैबिटेट बोलते हैं। वहीं लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, अर्थात किसी भी पर्टिकुलर जीव के रहने के स्थान या पेड़ पौधों के रहने के स्थान को ही या उनके वास स्थान का के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। चलिए इकोलॉजी की परिभाषा समय समय के अनुसार कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो देखिए सबसे पहले जो परिभाषा है इकोलॉजी की, तो ये परिभाषा है किसके अनुसार, ये अर्नेस्ट हेकल के अनुसार जो है परिभाषा है। तो देखिए हेकल ने क्या कहा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब देखिए यहां पे यदि हम हेकल ने क्या कहा कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा या जीव विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम कोई भी पर्टिकुलर जीवधारियों एवं उसके वातावरण के साथ जो भी पारस्परिक संबंध है उन्हीं के संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो हेकल के अनुसार क्या परिभाषा दी यहां पे इकोलॉजी की, तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जीवधारियों एवं उनका जो वातावरण के साथ प्राकृतिक संबंध है उन संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। वहीं इसके अलावा एपी ओडम के अनुसार यदि हम बात करें, तो देखिए एपी ओडम के अनुसार जो है क्या है पारिस्थितिकी की परिभाषा, प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो देखिए एपी ओडम ने क्या बताया कि प्रकृति की संरचना, यानी जो भी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जो संरचना है या प्रकृति की संरचना है एवं उनके कार्यों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो प्रकृति की जो संरचना है, नेचर की जो संरचना है उसी का एवं उनके अध्ययन का ही, उनके कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार से हेकल के अनुसार इकोलॉजी की परिभाषा कुछ और है और ओडम ने अपनी परिभाषा अलग ही दी है। हेकल ने क्या बताया कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जो जीवधारी होते हैं उनका वातावरण के साथ जो संबंध होता है उन संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। वहीं ओडम ने क्या बताया कि जो प्रकृति की संरचना होती है एवं इसके कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। चलिए अब यदि हम बात करें इकोलॉजी की, तो देखिए इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो इकोलॉजी का जनक यानी फादर्स ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं, ओडम को। तो ओडम को ही क्या कहते हैं, इकोलॉजी या हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी का जनक। तो ओडम को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। वहीं यदि हम भारतीय इकोलॉजी के जनक की बात करें, यानी इंडियन इकोलॉजी के फादर की बात करें, यानी फादर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी की यदि हम बात करें, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय इकोलॉजी का जनक कहा जाता है।
तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी या इकोलॉजी टर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया। वहीं इकोलॉजी दो टर्म से मिला है, ओइकोस जिसका मतलब होता है वासस्थान, दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, यानी वासस्थान या हैबिटेट के किसी भी जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। और इकोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। वहीं हेकल ने इसकी परिभाषा क्या दी कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों एवं उनका जो वातावरण के साथ संबंध होता है किसी भी जीव का, उनके पारस्परिक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ओडम ने क्या बताया कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो देखिए यहां पे इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ओडम को, और भारतीय इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्र को। चलिए अब हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की जो भी शाखाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पारिस्थितिकी या इकोलॉजी विज्ञान जो है इसकी कई सारी शाखाएं हैं। देखिए पहली शाखा है स्वपारिस्थितिकी, या इसको हम इंग्लिश में ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं। ऑटो शब्द का मतलब ही होता है दोस्तों किसी पर्टिकुलर जीव के लिए या किसी पर्टिकुलर एक जीव के लिए ऑटो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्वपारिस्थितिकी की यदि हम बात करें तो देखिए स्वपारिस्थितिकी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक जाति के जीवों और उनके पर्यावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्टिकुलर किसी एक जीव की जाति का, है ना, जीवों और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी कहलाते हैं। यानी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कोई पर्टिकुलर एक जाति के जीव हो और उनका जो है पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का यदि अध्ययन किया जाए तो उसे हम स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। वहीं सामुदायिक पारिस्थितिकी दूसरा प्रकार है इसका, सामुदायिक पारिस्थितिकी, या इसको हम इंग्लिश में सिन इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसी विशेष वातावरण में निवेश करने वाले विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मुख्य रूप से सामुदायिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी विशेष वातावरण में निवेश करने वाले विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता हो उसे हम सिन इकोलॉजी या उसे हम सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। सामुदायिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी विशेष समुदाय का ही अध्ययन यदि किया जाए तो उसे हम सामुदायिक पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी भी कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला जीन इकोलॉजी। देखिए जीन इकोलॉजी की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जीन इकोलॉजी क्या होती है, इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रजातियों के अनुवांशिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जीन्स जो है अनुवांशिक लक्षण होते हैं, किसी भी जीव के किसी के जीन्स जो हैं ये वाहक होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र अनुवांशिकता के वाहक होते हैं और गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं जो कि वंशगत लक्षण निर्धारण करते हैं जीवों का। तो जीन जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर अनुवांशिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार इकोलॉजी की शाखा को हम जीन पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी जीन इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम किसी पर्टिकुलर जातियों में, समष्टियों में या प्रजातियों में अनुवांशिक संगठन का अध्ययन करते हैं, वो पारिस्थितिकी की जीन पारिस्थितिकी कहलाती है। चलिए इसके बाद अगला है समष्टि पारिस्थितिकी। तो देखिए समष्टि पारिस्थितिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कई सारे जीवों के विभिन्न समूहों के आपस में जो अंतर संबंध है उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं या कम्युनिटी इकोलॉजी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला है पारिस्थितिक तंत्रीय पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी, यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो पारिस्थितिक तंत्रीय पारिस्थितिकी या हम इसको इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं उनके संरचना का एवं कार्यों का अध्ययन किया जाए वह पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्रीय पारिस्थितिकी कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की शाखाएं हैं जो कि पेपर में भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए इसके बाद हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। चलिए इसके बाद हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो इनमें देखिए पहली परिभाषा क्या है कि समष्टि या पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन या समष्टि क्या होती है, तो देखिए किसी निश्चित क्षेत्र तथा समय में एक जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों, अब इसके अंतर्गत जीव भी आ सकते हैं, जंतु भी आ सकते हैं और पौधे भी आ सकते हैं। तो इनके समूहों को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। यानी यदि हम एक नॉर्मल भाषा में समझें तो जो जीव है पर्टिकुलर उनके समूहों को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं।
तो किसी निश्चित क्षेत्र तथा समय में एक जाति अथवा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों के समूहों को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि या समुदाय कहते हैं। तो यहां पे आपको समष्टि समझ में आ गई होगी। तो समष्टि या पॉपुलेशन किसे कहते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र तथा समय में एक जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं, जैसे घास के मैदान में टिड्डों का समूह। जिस प्रकार से घास के मैदान में कई सारे टिड्डे पाए जाते हैं, तो इन पर्टिकुलर समूह को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए दूसरी परिभाषा है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व क्या होती है, देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित एक जाति या आपस में संबंधित कई जाति की औसत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी पर्टिकुलर जो इकाई क्षेत्रफल है उनमें उनके आयतन में उपस्थित एवं जाति का आपस में संबंधित कई जातियों के साथ जो औसत संख्या होती है उसको ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियों की जो औसत संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए इसके बाद एक अगली परिभाषा है जन्म दर किसे कहते हैं। तो देखिए जन्म दर की परिभाषा तो बहुत ईजी है, किसी इकाई समय में किसी जनसंख्या द्वारा उत्पन्न कुल नए सदस्यों की संख्या ही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। किसी पर्टिकुलर इकाई क्षेत्र में उपस्थित जो नए कुल संख्या होती है, यानी नए जीव जो उत्पन्न होते हैं किसी पर्टिकुलर जनसंख्या के बीच में, उन नए जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की जो संख्या होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो पर्टिकुलर किसी इकाई समय में जितनी भी जनसंख्या है उनके द्वारा उत्पन्न कुल जो नए सदस्य होते हैं उन नए सदस्यों की संख्या ही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। चलिए इसके बाद एक आखिरी परिभाषा है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर या मोर्टिलिटी की परिभाषा क्या है कि इकाई समय में देखिए जैसे जन्म होने वाले नए सदस्यों की संख्या जन्म दर कहलाती है, उसी प्रकार इकाई समय में किसी समष्टि में जो मरने वाले जीवों की औसत संख्या होती है वो क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। या मृत्यु दर को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समुदाय, क्षेत्र या समूह में प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रतिवर्ष मृत्यु की संख्या, यानी प्रति हजार जीवों में जो मरने वाले जीवों की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मृत्यु दर या मोर्टिलिटी कहते हैं। तो इस प्रकार मोर्टिलिटी या मृत्यु दर क्या होती है, किसी इकाई समय में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। चलिए अब हम यहाँ पे समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर देखेंगे, यानी पॉपुलेशन और कम्युनिटी के मध्य अंतर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम यदि बात करें पॉपुलेशन की या समष्टि की बात करें तो देखिए समष्टि जो होती है, समष्टि या आबादी जो है एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। तो समष्टि या पॉपुलेशन या आबादी एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। वहीं यदि हम समुदाय की बात करें तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यानी कई सारी समष्टियों के समूह को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। दूसरा डिफरेंस है इनके मध्य की समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, यानी जातियों के मध्य केवल संबंध होता है, यह संघर्ष होता है। तो समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, वहीं जो है इनमें अंतर जातीय संघर्ष भी होता है। तो समुदाय में अंतर जातीय संघर्ष होता है, वहीं समष्टि में क्या होता है, अंतः जातीय संघर्ष होता है। तीसरा डिफरेंस है इनमें कि समष्टि जो होती है अकेले जीवित नहीं रह सकती है, समष्टि जो है अकेले जीवित नहीं रह सकती है, वहीं समुदाय जो है अकेले जीवित रह सकते हैं, क्योंकि समुदाय में कई सारी समष्टियों का समूह होता है। अब देखिए चौथा डिफरेंस है इनमें कि समष्टि जो है संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है, वहीं यदि हम बात करें समुदाय को तो समुदाय जो है परितंत्र को प्रभावित कर सकता है, वहीं समष्टि जो है परितंत्र को प्रदर्शित या प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन समुदाय जो है परितंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसकी सामान्य बेसिक जानकारी
वह पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिकी की जो भी शाखाएं हैं, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी की शाखाएं, वह साथ ही साथ समष्टि व समुदाय में अंतर हमने आपको आज की इस वीडियो में कराया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।